राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण समान आधार पर शुरू करें, क्योंकि अन्य देश अपने कार्यक्रमों का परीक्षण कर रहे हैं। बाद में एक चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने उन देशों के नाम भी बताए जो परीक्षण कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वे देश हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। जब अमेरिका का राष्ट्रपति परमाणु परीक्षण की बात करता है तो पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है। और चूंकि उन्होंने 3 देशों रूस, चीन और पाकिस्तान का उल्लेख किया है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं ट्रंप द्वारा परमाणु परीक्षण पर कही गई बातों को कुछ संदर्भ में रख सकूं। अब जब हम परमाणु परीक्षण या परमाणु मुद्दों की बात करते हैं तो हम मूल सिद्धांतों, बुनियादी बातों पर लौटते हैं, और हमें पता है कि परमाणु विचारधारा का अधिकतम विकास शीत युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि यही वह समय था जब 2 परमाणु महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस परमाणु विचारधारा से 2 विषय या 2 विचार चुने हैं और इन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। पहला विषय यह है कि मैं पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच के संबंध के बारे में बात करूंगा, और फिर मैं परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा के बारे में बात करूंगा जो अमेरिकियों और सोवियतों के बीच भिन्न थी। तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं, जो है पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच क्या संबंध है, हमें इसे कैसे समझना चाहिए। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था, और 1950 के दशक तक अमेरिकियों को यह एहसास हो गया था कि सोवियतों के पास पारंपरिक सेनाओं की संख्या बहुत अधिक है, जो अमेरिकी सेनाओं से कहीं ज़्यादा थी। उनके पास ज़्यादा टैंक थे, ज़्यादा विमान थे, ज़्यादा तोपें थीं, हर चीज़ की संख्या ज़्यादा थी। हालांकि तकनीक के मामले में वे अमेरिकियों के बराबर नहीं थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी मात्रा में चीज़ों की अपनी एक अलग गुणवत्ता होती है। तो यह असंतुलन जो युद्ध के मैदान पर आ गया था, उसे ठीक करने की ज़रूरत थी, और अमेरिकियों को पारंपरिक सेनाओं में सोवियतों की बढ़त को संतुलित करना था। तो क्या किया जाए? राष्ट्रपति आइजनहावर को 2 विकल्प दिए गए थे। एक विकल्प यह था कि चलिए सोवियत संघ की पारंपरिक क्षमताओं की बराबरी करें। उन्होंने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया। दूसरा विकल्प पूरी तरह से अलग था, जिसे उस समय के अमेरिकी रणनीतिकारों ने सोचा था, और वह यह था कि जब बात बड़ी बमों की आती है, यानी रणनीतिक परमाणु हथियारों की जो शहरों को मिटा सकते हैं, तो अमेरिका के पास सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक संख्या में ऐसे हथियार थे। अब यह हकीकत थी, और इसलिए अमेरिकी रणनीतिकारों ने सुझाव दिया कि चलिए युद्ध के मैदान में सामरिक परमाणु हथियारों को पेश करते हैं। सामरिक परमाणु हथियार वे हथियार होते हैं जिनकी शक्ति कम होती है। पूरा विचार यह था कि ये सामरिक परमाणु हथियार एक ओर तो सोवियत संघ की पारंपरिक सेनाओं के आक्रमण को अग्रिम मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे, और दूसरी ओर क्योंकि सोवियत संघ के पास उतने बड़े बम नहीं थे जितने अमेरिकियों के पास थे, सोवियत परमाणु युद्ध में नहीं उतरेंगे, क्योंकि यदि तनाव बढ़ा तो वे अमेरिकियों की बड़ी बमों की संख्या की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब यह एक अजीब तर्क था, लेकिन किसी भी कारणवश इसे कभी परखा नहीं गया। तो यह थी अमेरिका की पहली ऑफसेट रणनीति, जिसमें युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हुआ यह कि 1970 के दशक तक अमेरिकियों ने एक बार फिर महसूस किया कि युद्ध के मैदान की स्थिति बदल गई है। अब सोवियत संघ के पास भी उतने ही बड़े बम थे जितने अमेरिकियों के पास थे, उनके पास भी उतने ही सामरिक परमाणु हथियार थे जितने अमेरिकियों के पास थे, और उनके पास अब भी बड़ी पारंपरिक सेनाएं थीं। लेकिन कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण तकनीकों में अब उनकी पारंपरिक सेनाएं अमेरिकियों के बराबर थीं। तो एक बार फिर उनके पास बढ़त थी और उसे संतुलित करना जरूरी था, और वह पहली ऑफसेट रणनीति अब अपनी भूमिका पूरी कर चुकी थी, क्योंकि अब सोवियतों के पास भी उतने ही बड़े बम थे जितने अमेरिकियों के पास संख्या में थे। तो अब कुछ और करने की जरूरत थी। तो अमेरिकियों ने कहा, ठीक है, सामरिक परमाणु हथियार काम नहीं आएंगे,
अब हमें लंबी दूरी पर बिना परमाणु क्षमताओं के साथ सटीकता से हमला करने के विकल्प देखने होंगे, गैर परमाणु क्षमताएं। और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम सोवियत संघ की पारंपरिक सेनाओं के आक्रमण को मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं, और इसे दूसरी ऑफसेट रणनीति कहा गया। बेशक अमेरिकियों ने इसे सोवियतों के खिलाफ कभी नहीं आजमाया, लेकिन अमेरिकियों ने इसे 1991 की खाड़ी युद्ध में इराक के खिलाफ जरूर आजमाया था। जिसे दुनिया ने एक नई जंग कहा, वह एक ऐसी जंग थी जिसमें झटका और हैरानी थी, क्योंकि पहली बार अमेरिकियों ने कुछ पूरी तरह अलग दिखाया था। युद्ध नेटवर्क्स, अंतरिक्ष क्षमताओं और पीजीएम का संयोजन, जो कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है। अब पहली और दूसरी ऑफसेट रणनीति से जो सबक निकला वह काफी सीधा था कि जब बात पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध की आती है, विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग बनानी पड़ती है। आपको विश्वसनीय पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता चाहिए और आपको विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। एक दूसरे का समर्थन नहीं करता। यह सबक आज भी उतना ही सच है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दोनों के लिए अलग अलग विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। अब मैं उस दूसरी बात के बारे में बात करता हूं जो मैंने कही थी, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा। अब इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा करूं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। जहां तक सोवियतों का सवाल था, उनके पास सिद्धांतकार थे, सैन्य सिद्धांतकार, और सैन्य सिद्धांतकार का काम युद्ध के बारे में विचार प्रस्तुत करना था। क्योंकि सोच यह थी कि जनरल और सैन्य नेतृत्व अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इन सब चीजों के बारे में सोचने और उन्हें विकसित करने का समय नहीं होता। इसलिए उन्हें विचार थाली में परोस कर देने पड़ते हैं, और जो विचार उन्हें दिए जाते हैं उनके आधार पर वे युद्ध की अवधारणाएं तैयार कर सकते हैं, ताकि युद्ध जीतने की उनकी संभावनाएं अधिकतम हो सके। तो वहां सैन्य सिद्धांतकार थे और ये रणनीतिकार थे, सैन्य रणनीतिकार। अब यह शब्द रणनीति ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जनरल की कला। तो सोवियत जनरल स्टाफ का काम था इन विचारों को लेकर उन्हें युद्ध की अवधारणा में बदलना। इसके विपरीत अमेरिकियों के पास सैन्य सिद्धांतकार नहीं थे, उनके पास केवल रणनीतिकार ही थे। और जहां तक अमेरिकी रणनीतिकारों का सवाल था, वे इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि जब हम युद्ध के मैदान को देखते हैं तो वहां केवल दो चीजें होती हैं। एक है युद्ध कौशल टैक्टिक्स, और दूसरी है रणनीति स्ट्रेटजी। रणनीति सबसे उच्च स्तर पर होती है, जहां सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व संवाद करते हैं। बाकी सब युद्ध कौशल टैक्टिक्स है अमेरिकियों के लिए। इसका मतलब है कि जहां तक अमेरिकियों का सवाल है, सबसे निचले स्तर पर भी, यानी अग्रिम पंक्ति में कनिष्ठ नेताओं को भी युद्धाभ्यास की कला की समझ होनी चाहिए, क्योंकि वे इसमें शामिल होते हैं। अब जहां तक सोवियत संघ के सैन्य सिद्धांतकारों का सवाल था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम केवल इन दो स्तरों को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि हाँ, रणनीति ही सबसे आगे है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो स्थिति बदल जाती है। तो क्यों न ऐसी क्षमताएं और तकनीकें हों जो गैर परमाणु हों, जो सभी को गहराई में भी मार सके। तो उन्होंने कहा कि गहराई में क्या होगा, चलिए इसे युद्ध का संचालन स्तर कहते हैं। यह बात कहने की है कि यह सोवियत सैन्य सिद्धांतकार थे जिन्होंने युद्ध के संचालन स्तर की यह अवधारणा प्रस्तुत की थी, और इसके बाद इसे द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के सैन्य रणनीतिकारों और जनरल स्टाफ द्वारा आजमाया गया। यह सफल और विश्वसनीय साबित हुआ। तो संचालन स्तर के युद्ध की अवधारणा में सोवियतों का योगदान है, और पहली बार अमेरिकियों ने सोवियतों को बहुत करीब से देखने के बाद इसका उल्लेख अपने 1982 के फील्ड मैनुअल में किया, जो वायु और युद्ध पर था। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने कभी भी संचालन स्तर के युद्ध को पूरी तरह से नहीं अपनाया। वे अब भी रणनीति और युक्तियों के संदर्भ में ही बात करते हैं। तो अब बात यह है कि एक बार जब हम सोवियतों के संचालन स्तर के युद्ध में योगदान को समझ लेते हैं, अब आइए पारंपरिक और परमाणु युद्ध पर नजर डालते हैं। जहां तक पारंपरिक युद्ध की बात है, जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकियों ने मोर्चे से ही युक्तियों को बहुत महत्व दिया, लेकिन सोवियतों के लिए युक्तियां एक गौण विषय हैं, क्योंकि उनके लिए
संचालन स्तर के युद्ध में गहराई तक युद्ध कौशल या सेनापति की कला का प्रदर्शन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, वे ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने यह गैर परमाणु क्षमताओं और तकनीकों के साथ किया। तो उनमें से 4 चीजें थीं और यह 4 चीजों का एक संयोजन था जिस पर सोवियत संघ, उनके जनरल स्टाफ ने संचालन स्तर के युद्ध के लिए काम किया। और वे थे वर्टिकल ट्रूप स्ट्राइक। अब ये एयर मोबाइल फोर्सेस के बारे में था। और हम जानते हैं कि एयर मोबाइल फोर्सेस में एयरबोर्न फोर्सेस और एयर असॉल्ट फोर्सेस शामिल होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एयर मोबाइल फोर्सेस के मामले में सोवियत संघ के पास इस अवधारणा के कारण अमेरिकियों की तुलना में कहीं अधिक बल थे। दूसरी बात थी एकीकृत फायर स्ट्राइक। आप विमान, मिसाइल और तोपखाने की फायर स्ट्राइक को एकीकृत करते हैं। यह किया गया था। फिर सोवियतों के पास ऑपरेशनल मैन्यूवर ग्रुप्स थे। अब ये छोटे संभालने योग्य समूह थे, संरचनात्मक इकाइयां जो एक ब्रिगेड से थोड़ी बड़ी थीं। पूरा विचार यही था कि उन्हें तेजी से आगे बढ़ना था। आप बस आगे की पंक्ति को काटते हैं और तुरंत गहराई की ओर दौड़ते हैं। यही ऑपरेशनल मैन्यूवर ग्रुप का काम था। और निश्चित रूप से यह बहुत आसान नहीं था, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में कठिनाइयां थीं, कमांड और कंट्रोल में कठिनाइयां थीं, एकीकृत वायु रक्षा में कठिनाइयां थीं, लेकिन इन सब के बावजूद इस अवधारणा को लेकर सोवियत संतुष्ट थे। और चौथा तत्व था उनके विशेष बल जो दुश्मन की पंक्तियों के पीछे काम करते थे। अब आइए इस ऑपरेशनल स्तर के युद्ध की अवधारणा को इन सभी क्षमताओं के साथ देखें और समझें कि यह सोवियतों के लिए कैसे काम करती थी, चाहे पारंपरिक युद्ध क्षेत्र हो या परमाणु युद्ध क्षेत्र। देखिए, पारंपरिक युद्ध क्षेत्र की बात करें तो इसका मतलब था युद्ध का ऑपरेशनल स्तर। अगर आप ऑपरेशनल गहराई पर हमला करते हैं, वहां वॉर करते हैं, तो दुश्मन की पूरी रक्षा व्यवस्था बिखर जाती है। यही इसका लाभ है। और जब आप परमाणु युद्ध की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अमेरिकी अब भी सीमित परमाणु युद्ध की बात कर रहे थे, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर आधारित था। जैसा कि मैंने कहा, उनकी सोच थी कि परमाणु युद्ध को रोका जा सकता है, उसे सीमित किया जा सकता है और उसके बढ़ने को नियंत्रित किया जा सकता है। सोवियत इस पर बिल्कुल स्पष्ट थे। अगर आप परमाणु हथियार लाते हैं, चाहे वे टैक्टिकल हों या स्ट्रैटेजिक, तो इस बढ़ोतरी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने गैर परमाणु क्षमताओं और तकनीकों के उपयोग की इस अवधारणा के बारे में सोचा, जो युद्ध के ऑपरेशनल स्तर पर टैक्टिकल परमाणु हथियार के समान परिणाम दे सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध